हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मज़गाओं डॉक सी बिल्डर्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर पीयर कंपैरिजन भी करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड आरओसी एंड आरओई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज की वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। एनएससी के अंदर आज के दिन स्टॉक में वॉल्यूम रही है अप्रोक्सीमेटली 14.34 लाख की। ठीक है, ये टोटल ट्रेड क्वांटिटी है, जिसमें से डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 23.92% की रही है। अब देखो यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हो डेटा, ये सिर्फ एनएससी की डेटा है। अगर यहाँ पर हम एनएससी में बीएससी को भी मिक्स कर दें, मतलब दोनों एक्सचेंजेस के अंदर जो ट्रेड्स हुए हैं, तो उनको मिलाकर टोटल ट्रेड क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 16 लाख की वॉल्यूम रही है आज के दिन। पिछले दिन के कंपैरिजन में कम है। पिछले दिन 21 लाख की वॉल्यूम थी, जिसमें यहाँ पर डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो ओनली 3 लाख परसेंटेज वाइज तकरीबन 14.31%। अगर हम 1 वीक एवरेज की बात करें तो 30 लाख की वॉल्यूम है। एंड यहाँ पर भी डिलीवरेबल परसेंटेज देख सकते हो काफ़ी कम है। 1 मंथ एवरेज 27 लाख एंड डिलीवरेबल परसेंटेज ओनली 18.64%। तो डिलीवरेबल परसेंटेज जो है ये यहाँ पर कम है, मतलब इंट्राडे में जो ट्रेड्स होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्राइस परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। तो 1 वीक में देखा जाए तो स्टॉक जो है ये नेगेटिव में है, -4.7% की लॉस में है। 1 मंथ में -0.83% की लॉस में है। 3 मंथ्स में स्टॉक जो है ये प्रॉफिट्स में है 7.34% की। ईयर टू डेट यानी कि इस साल की बात करें तो हल्की सी यहाँ पर गेन है, सिर्फ 1.17% की। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 100% की गेन है। लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 1516% के अप्रोक्स यहाँ पर गेन है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। स्टॉक पी है फिलहाल 35.4 की, इंडस्ट्री पी है 49.1 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये कम है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो 5 ईयर्स की मीडियन पी है 15.3 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये डबल से भी ज़्यादा है। फिर यहाँ पर पीज रेशियो की बात करें तो पीज रेशियो है 1.2 की। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पर वैल्यूएशन है। हम इस वैल्यूएशन को ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कह सकते हैं, ना ही बहुत ही ज़्यादा लो कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हमें और भी बेहतरीन विजिबिलिटी मिले इनकी वैल्यूएशन को लेकर। ठीक है, देखो मज़गाओं डॉक शिप बिल्डर्स ये जो स्टॉक है ये शिप बिल्डिंग कंपनी के स्टॉक है, तो शिप बिल्डिंग वाले स्टॉक्स के साथ ही कंपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मज़गाओं डॉक को हम कंपेयर करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन शिप बिल्डर्स के साथ में, क्योंकि ये दोनों जो कंपनीज है ये दोनों भी शिप बिल्डिंग के अंदर काम करती हैं। तो मज़गाओं डॉक के पी रेशियो की बात करें तो 35.36 की है, कोचिन शिपयार्ड 47.26 की है और गार्डन शिप बिल्डर्स 49.17 की है। तो देखो यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड या फिर गार्डन शिप बिल्डर्स इन दोनों की बात करें तो इनके कंपैरिजन में मज़गाओं डॉक की जो पी रेशियो है ये ज़्यादा बेटर है, जबकि मज़गाओं डॉक जो है ये ज़्यादा नहीं गिरा है अगर हम इनके मुकाबले में देखें तो। ठीक है, ये जो दोनों स्टॉक्स हैं ये अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से या फिर कहें 52 वीक हाई के लेवल से 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो गए थे, लेकिन मज़गाओं डॉक जो है ये 32-35% के बीच में ही गिरा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हो वैल्यूएशन जो है इनकी बेटर है इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पर हम आरओसी एंड आरओई को भी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर आरओई की बात करें तो 35.19 की है मज़गाओं डॉक की एंड आरओसी 44.19 की। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो आरओई 17.21 की और आरओसी 21.62 की। तो यहाँ पर देख सकते हो कोचिन शिपयार्ड की जो आरओसी एंड आरओई है ये मज़गाओं डॉक के कंपैरिजन में कम है। फिर यहाँ पर अगर हम गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करें तो गार्डन शिप बिल्डर्स की भी कम है। मज़गाओं डॉक के साथ कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर देखो
22.21 की है आरओई और आरओसी 27.37 की है। तो मजगांव डॉक के कंपैरिजन में आरओसी एंड आरओई भी जो है कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन एनएससी बिल्डर्स की ये कम है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें यानी कि जीआरएससी एंड कोचिन शिपयार्ड, तो कोचिन शिपयार्ड के कंपैरिजन में यहाँ पर हमें आरओसी एंड आरओई गार्डन एनएससी बिल्डर्स के अंदर देखने को मिल रहा है ठीक ठाक, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि यहाँ पर आप लोग सिर्फ आरओसी आरओई को देखकर किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने चले जाओ, बिल्कुल नहीं। और भी पैरामीटर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो यहाँ पर आरओसी आरओई को अगर हम देखें तो यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन एनएससी बिल्डर्स इन दोनों के कंपैरिजन में मजगांव डॉक की जो है ये ज़्यादा बेहतर है। एंड साथ ही साथ वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी ज़्यादा बेहतर है इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में, ठीक है। और यहाँ पर अब हम चलो टेक्निकल्स को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग भी ऐसा ही करो। मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड हूं तो आप भी यहाँ पर इन्वेस्ट करो। एंड एक चीज और ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड हूं इसलिए मैं काफी ज्यादा तारीफ कर रहा हूं इस स्टॉक के ऊपर, तो इसलिए आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी जरूरी है। अगर आपको मजगांव डॉक के कंपैरिजन में कोचिन शिपयार्ड एंड जीआरएसी ज़्यादा बेहतर लगते हैं तो आप उनके साथ चल सकते हो। मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड किया हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कोचिन शिपयार्ड एंड जीआरएसी मेरे लिए बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं। वो कंपनीज भी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उनके अंदर भी ग्रोथ की पोटेंशियल काफ़ी बेहतरीन है, फ्यूचर में बढ़िया ग्रोथ आने की चांसेज है उनके अंदर भी। लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ पर ठीक इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है वो कम है एंड ग्रोथ की जो पोटेंशियल है ये यहाँ पर भी ठीक ठाक मिल जाती है, इसलिए पर्सनली मुझे यहाँ पर पसंद है। एक चीज़ और कि सबमरीन्स के अंदर इंडिया में मजगांव डॉक से बिल्डर्स की एक बेहतरीन मोनोपोली है, एक बेहतरीन पकड़ है सबमरीन्स की मार्केट में, ठीक है। तो इस वजह से पर्सनली मुझे पसंद है ये स्टॉक। अब अगर आपको भी पसंद है तो अच्छी बात है, अगर कोई दूसरा स्टॉक पसंद है इसके जगह पे तो वो भी अच्छी बात होगी, अगर आपको अपनी स्टडी के अनुसार अपनी एनालिसिस के अनुसार वो स्टॉक ठीक लग रही है तो, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल्स को समझते हैं। देखो स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से 30% से भी ज़्यादा की करेक्शन आ चुकी थी। स्टॉक जो है ये गिरकर 1923 के लेवल तक आ चुका था। यहाँ पर स्प्लिट से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्राइस है ये कुछ डिफरेंट था, यहाँ पर दोगुना आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसकी बात नहीं चलेगी, अब ये वाले प्राइस के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। तो 1923 तक गिरकर प्राइस आई, लेकिन फिर यहाँ से शॉर्ट टर्म में अच्छी गेंस भी इन्वेस्टर्स को मिली, अप्रोक्सीमेटली 39-40% की गेंस मिली है शॉर्ट टर्म में। जब ये जो स्टॉक है ये अपने लो की लेवल से 1923 की लेवल से उठकर 2682 के लेवल तक गई, तो तकरीबन यहाँ पर 39-40% की गेंस मिली है इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में। अब देखो यहाँ पर इस लेवल पर जाने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की लेवल है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने लगे। जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिए होंगे शॉर्ट टर्म के लिए वो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं और इस वजह से स्टॉक में हमें गिरावटें देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। और देखो दोस्तों बीच में एक न्यूज भी आई थी न्यू ऑर्डर से रिलेटेड, तो उस न्यूज की वजह से स्टॉक के अंदर हल्की सी तेजी देखने को मिली भी थी, लेकिन फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें हमें फिर देखने को मिल गई, ठीक है। तो देखो अभी क्या है कि अगर न्यूज आती है तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर मानकर चलो कि एक दिन अगर तेजी आ भी गई शेयर में तो अगले दिन वापस से गिरावटें देखने को मिल जाती है, ये चीजें अभी चल रही है। और मैं आपको अक्सर कहा करता हूँ यार कि सिर्फ न्यूज के बेसिस पे आप लोग कुछ भी मतलब ऐसी आशा मत रखकर चलो स्टॉक में तेजी आएगी, ठीक है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशंस के पीछे परेशान नहीं होना चाहिए, मैं आपको अक्सर कहा करता हूं, ठीक है। टिकाऊ तेजी हम उसे ही कहते हैं जब अर्निंग्स के बेसिस पे तेजी आए। न्यूज के बेसिस पे जब तेजी आती है तो वो तेजी टिकाऊ नहीं होती है, ठीक है। न्यूज के बेसिस पे बाइंग होती है, स्टॉक में तेजी आती है
और लोग बाइंग करने के बाद अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें आती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार कि न्यूज़ के बेसिस पे जो तेज़ी आती है, उन तेज़ी को देखकर ये मत सोचने लगो कि अब यहाँ से बुल रन स्टार्ट हो गई है, या फिर अगर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट आती है तो फिर ये भी लोग सोचने लगते हैं कि यार अब ये जो स्टॉक है एकदम बेकार हो गया है। तो ऐसा भी सोचना नहीं चाहिए। बाकी आपको जो ठीक लगे आप अपने अनुसार सोच सकते हो, सोचने के लिए यहाँ पर सबको आज़ादी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अभी की बात करें तो अभी देखो ये जो हाई की लेवल है यहाँ से गिरावट भी आ चुकी है। परसेंटेज वाइज मुझे याद नहीं है, मैंने मेजरमेंट किया था लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ। तो ठीक ठाक गिरावटें यहाँ पर आ चुकी हैं ये रेजिस्टेंस के लेवल से, और यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 2200 की। इस सपोर्ट के पास ही है स्टॉक अभी, ठीक है। अगर हम अभी डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पर 22 से 23% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। तो अभी भी डिस्काउंट की ओवरऑल बात करें तो बढ़िया डिस्काउंट मिल रहे हैं एसआईपीज करने के लिए, बल्क में बाइंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अगर यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करने के बाद गिरावटें कंटिन्यू रही, ये जो सपोर्ट का लेवल है ये अगर टूट जाता है तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी 2000 की, और 2000 से लेकर 1923 तक की ये जो लेवल है ये सपोर्ट की लेवल है, ठीक है। तो ये सपोर्ट को स्टॉक जो है ये टच कर सकता है अगर ये 2200 का जो सपोर्ट है ये टूटा तो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर किसी ने यहाँ पर पहले से बाइंग कर रखे हैं इस सपोर्ट के लेवल पे, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ पर बाइंग करने से चूक गए थे और अभी यहाँ पर बाइंग करने के लिए इच्छुक है, मैं उनकी बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी डिस्काउंट्स देखा जाए तो ठीक ठाक मिल रही है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं स्टॉक में और ज़्यादा गिरावटें आ सकती हैं तो इसलिए मैं इस सपोर्ट पर खरीदारी नहीं करूँगा, मैं इस सपोर्ट पर खरीदारी करूँगा। तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करके चलना होगा। अगर गिरकर प्राइस जो है ये इस लेवल पर आ जाता है तो फिर यहाँ पर आप बाइंग करने की सोच सकते हो। यहाँ पर तकरीबन 30% या फिर 30% से भी प्लस की डिस्काउंट्स मिल जाती है। एंड यहाँ पर देखो अभी Q3 के अर्निंग्स आने बाकी है। Q3 में अगर कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रहती है, रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो फिर स्टॉक में तेज़ी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तेज़ी आएगी तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है इसे ध्यान में रखकर चलना है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर यहाँ पर ये जो नेक्स्ट स्विंग है ये होगी रेजिस्टेंस की लेवल, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2800 की लेवल है। फिर यहाँ पर 52 वीक हाई की लेवल होगी। तो ये सब रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। अगर अर्निंग्स अच्छी आती है तो फिर स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बजट भी है, तो बजट में अगर डिफेंस सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट की अच्छी एलोकेशन देखने को मिलती है, शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर अच्छी एलोकेशन देखने को मिलती है, तो फिर यहाँ पर हम बढ़िया तेज़ी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये जो दोनों चीज़ें हैं अर्निंग्स एंड बजट, इन दोनों चीज़ों के अंदर अगर हमें निगेटिव तौर पे देखने को मिलते हैं, अर्निंग्स अगर वीक आती है या फिर बजट में कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता है डिफेंस सेक्टर को, इस प्रकार के कंपनीज को, तो फिर यहाँ पर हम बड़ी गिरावट भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। फिर यहाँ पर ये सपोर्ट क्या यार, इससे भी ज़्यादा की गिरावट आ सकती है स्टॉक में, तो ये भी ध्यान में रखकर चलना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर किन्हीं को शिप बिल्डिंग सेक्टर में कम रिस्क के साथ चलना है तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। बाकी देखो ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।